जी बेटा, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है इंटरफेस। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो पहला लेक्चर जो है हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। इंटरफेस को हमने नाम दिया था कल नॉन डिवाइडिंग फेस। क्या कहते हैं इसे? नॉन डिवाइडिंग फेस। उसके बाद इसका एक और नाम भी है प्रीपेयरिंग फेस। क्या कह सकते हैं इसे? प्रीपेयरिंग फेस। इसे प्रीपेयरिंग फेस क्यों कहते हैं? नॉन डिवाइडिंग फेस सबसे पहले इसलिए इसे नॉन डिवाइडिंग फेस इंटरफेस को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और प्रीपेयरिंग फेस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल को यहाँ पर प्रीपेयर किया जाता है ताकि फिर उसको क्या किया जा सके, डिवाइड करवाया जा सके। तो वो दूसरा मरहला है सेल साइकिल का, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ सेल को इंटरफेस में क्या करना है, तैयार करना है, यानी कि प्रीपेयर करना है, इसलिए हमने इसे प्रीपेयरिंग फेज का नाम दे दिया। तो इंटरफेस के कितने मतलब हैं, फेज हैं जी? G1 फेज है। दूसरा कौन सा है? S। तीसरा कौन सा था? G2। S को हम क्या कहते थे? सिंथेसिस। और ये क्या था? हाँ जी, गैप 2 भी इसे हम कह देते थे। और इसको क्या कहते थे? गैप 1। क्या कहते थे? गैप 1 कहते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि G1 फेज को हम जो है इंटरफेस का जो मरहला है ना, पहला मरहला स्टेप, ठीक है, G1 फेज है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, गैप 1 जिसे हम कहते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप के अंदर जब सेल को देखा गया ना, ठीक है, तो सेल की बिल्कुल भी जो था कुछ भी नहीं हो रहा था, वैसे ही ऐसे कोई चीज़ पड़ी होती है, ठीक है, वैसे ही हमें लगा कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने इसको नाम दे दिया जी कि यहाँ पे गैप है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा गया कि वही सेल जो है उसमें क्या होना शुरू हो गई, उसके अंदर वो जो उसके अंदर कंसंट्रेशन आना शुरू हो गई। ठीक है, वो जो उसके क्रोमोसोम थे वो क्या होना शुरू हो गए, वो गाढ़े होना शुरू हो गए। ठीक है, पहले वो क्या थे, थ्रेड लाइक थे। ठीक है, थ्रेड लाइक का मतलब क्या है कि धागों की शक्ल में थे। बाद में क्या होना शुरू हो गए, वो बाद में वो गाढ़े होना शुरू हो गए। तो हमने उसको नाम दे दिया कि यहाँ पे क्या काम होना शुरू हो गया है, सिंथेसिस होना शुरू हो गई है। अब सिंथेसिस के बाद क्या हुआ, फिर मतलब जो है एक्टिविटी होना, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही थी वो होना बंद हो गई। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे फिर गैप आ गया। एक्चुअली बाद में हमें पता चला मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, कि जो ये वाला गैप है जिसको हम गैप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं सेल के अंदर हो रही, वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी सेल की। क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी। सेल अपने आप को क्या कर रहा था, बड़ा हो रहा था सेल। ठीक है, डॉटर सेल था, छोटा था, उसकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो हम इसको क्या कहेंगे जी, ये क्या है, यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है सेल की। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ये वाला जो स्टेप है, मरहला है इंटरफेस का G1, इसे हम डिस्कस करते हैं। G1 फेज, जिसमें हम क्या कहते हैं जी, सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो जब सेल की ग्रोथ होती है इसमें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल आर वेरी हाई। क्या होता है यहाँ पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल आर वेरी हाई। आपने जो है वो पढ़ा हुआ है मेटाबॉलिज्म का अमल क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का। तो यहाँ पे सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्पीड अप हो जाती हैं। बहुत तेज़ी के साथ जो है वो सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले सेल होता है, फिर क्या होता है जी, ये देखें, ये एक सेल है। ठीक है, सेल सबसे पहले उसका साइज़ बड़ा होता है। क्या हो जाता है, सेल का साइज़ क्या हो जाता है बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ, हाँ जी, ऑर्गेनेलीज, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाती हैं,
इंक्रीज कर जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। जब साइज़ बड़ा होगा तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ फिर क्या होगा, प्रोटीन की फार्मेशन भी होगी। जब नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज ज़्यादा होंगी, प्रोटीन की फार्मेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि प्रोटीन भी यहाँ पे जो बनती है वो उसकी मकदार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब प्रोटीन फार्मेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फार्मेशन ऑफ एंजाइम भी होगी। क्या होगी, फार्मेशन ऑफ एंजाइम। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि एंजाइम जो हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं। मिलियंस टाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है। जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आप एंजाइम को ना यूज़ करें वो क्या होगा, बहुत सुस्त होगा। और जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आप एंजाइम को यूज़ करते थे, एंजाइम वाले चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी थी कि जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम को यूज़ किया जाता है वो मिलियंस टाइम जो है वो क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो एंजाइम हैं ये हमारे कहाँ कहाँ पे काम आएंगे। ये वाले जो एंजाइम हमने यहाँ पे बने हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जी फेज़ जो है हमारा, G1 फेज़ है, इंटरफेज़ का पहला मरहला, उसमें पहले सेल क्या होता है, छोटा सा होता है। सेल फिर सेल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। जब सेल का साइज़ बड़ा होता है तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए पहले एक सेल छोटा सा था ना, तो उसमें क्या हो गई, जब उसका साइज़ बड़ा होगा, ये साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, अब जब सेल का साइज़ बड़ा होगा तो जाहिर बात है इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह जो भी कुछ इसके अंदर होता है सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। जब ये ऑर्गेनेलीज बढ़ जाएंगी तो राइबोसोमल आरएनए जिसे हम कहते थे, ठीक है, वो बढ़ जाएगा तो प्रोटीन की फार्मेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोटीन की फार्मेशन ज़्यादा हो जाएगी ये तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एंजाइम भी फिर बनेंगे ना। ठीक है, फार्मेशन ऑफ एंजाइम भी होगी। या फार्मेशन एंजाइम होगी, वो एंजाइम हमारे सेकंड स्टेप के अंदर काम आएंगे, जिसको हम एस फेज या फिर हम एस मतलब सिंथेसिस का फेज है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड फेज कौन सा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई नहीं जी, देखें दूसरा जो है स्टेप कौन सा है, एस फेज है। एस मीन यानी कि सिंथेसिस। अब ये यहाँ पे जो सिंथेसिस होनी है वो किस चीज़ की सिंथेसिस होनी है, यहाँ पे जो है वो मीन एस सिंथेसिस मीन रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एस सिंथेसिस का मतलब क्या है, मीन सिंथेसिस, एस मीन डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन लिख लें, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम की यहाँ पे क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन का मतलब यानी कि डुप्लीकेशन होना ना, कापियाँ तैयार होती हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि ये इस तरह एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये कैसे आपको नज़र आता है, फिर इस तरह नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये एक सिस्टर क्रोमाटिन बन जाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिन हैं। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम के कितने सिस्टर क्रोमाटिन बने, 2 सिस्टर क्रोमाटिन बने। ठीक है, एक क्रोमोसोम कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, मतलब उसकी कितनी कापियाँ तैयार हो गई, 2 कापियाँ उसकी तैयार हो गई। तो ये एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमाटिन है। जब एक क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है ना, ठीक है, यानी डुप्लीकेशन होती है, उसकी कापियाँ जैसे फोटो कापी नहीं होती, एक कागज़ की फोटो कापी करवा लेते हैं, कितनी कितनी बन जाती हैं, 2 बन जाती हैं। तो इसी तरह क्रोमोसोम की एस सिंथेसिस के अंदर क्या होगी, उसकी रेप्लिकेशन होगी यानी कि डुप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो जहाँ पर क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है वहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है। किसकी रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की भी यानी कि रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कब नज़र आते हैं, क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस टाइम हमें नज़र आते हैं। ठीक है, कब नज़र आते हैं, जब सेल डिवीजन हो रही होती है।
तो जब मैंने ये बात आपसे कह रहा था कि क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के लिए डीएनए का रेप्लिकेट होना यानी कि इसकी डुप्लीकेशन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने 8 क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि मतलब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी ना, तो जिसमें मतलब ये जो है इस तरह ये जो है इसके डीएनए का स्ट्रक्चर था, इस तरह आपने देखा था। वो क्या था? डबल हाइलेक्स स्ट्रक्चर था ना। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे जब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो रही थी उस टाइम जो हमने इंजाइम बनाए थे G1 फेज के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो हमने इंजाइम हमारे बने थे वो इंजाइम कहाँ पे काम आए? सेकंड स्टेप के अंदर काम आए, यानी कि एस सिंथेसिस के अंदर काम आए, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के लिए काम आए, ठीक है। वो इंजाइम कहाँ पे काम आए? हाँ जी, ये क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंजाइम फार्मेशन है G1 फेज के अंदर वो इंजाइम कहाँ पे जो है वो काम करते हैं। तो आपने बताना है कि वो सेकंड स्टेप यानी कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास G2 फेज। कौन सा फेज आ जाएगा? G2 फेज आ जाएगा, जो तीसरा मरहला है ना। कौन सा है ये? हाँ जी, तीसरा मरहला, सॉरी, G2 फेज। अच्छा, अब ये वाला जो G2 फेज है इसके अंदर क्या होगा? फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब सेल की मजीद ग्रोथ होगी। क्या होगा? मजीद जो है वो ग्रोथ होगी सेल की, फर्दर ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब सेल जो है वो और ज़्यादा जो है उसकी ग्रोथ होगी। जब सेल की ज़्यादा ग्रोथ होगी तो और क्या ज़्यादा होंगे? फिर दोबारा नंबर ऑफ ऑर्गेनेली ज़्यादा होंगी, मतलब यानी कि जब सेल की ग्रोथ होगी तो साइज भी तो बढ़ेगा ना। जब साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज भी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। अगेन एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, दोबारा क्या हो जाएंगे? अगेन जी एंजाइम प्रोड्यूस होंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हुए थे वो कहाँ काम आए थे? एस फेज के अंदर, यानी कि सेकंड फेज के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम की सेंसिस क्रोमोसोम की जब हम करवा रहे थे, रेप्लिकेशन करवा रहे थे, तो यहाँ पर दोबारा फिर क्या हो गए? एंजाइम वो तो हमने इस्तेमाल कर लिए थे, अब दोबारा से फिर क्या हो गए? एंजाइम प्रोड्यूस हो गए। तो ये वाले जो एंजाइम है ये कहाँ पे काम आएंगे? ये डिवाइडिंग फेज आगे आएगा ना, मतलब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो उनके बाद कौन सा मरहला शुरू हो जाएगा सेल साइकिल का? ये तो नॉन डिवाइडिंग फेज है। इसके बाद वाला मरहला कौन सा है? डिवाइडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल की तकसीम, और हम उसे एम फेज भी कहते हैं। डिवाइडिंग फेज का नाम क्या रखा था हमने? एम फेज भी उसे कहते हैं, यानी कि माइटोटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाँ जी। तो वहां पे ये वाले एंजाइम काम आएंगे। जो पहले स्टेप में एंजाइम बने थे वो दूसरे यानी कि मरहले में काम आ गए, यानी कि सेंसिस वाले मरहले में काम आए, जहाँ पे हम क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो तीसरे स्टेप के अंदर G2 फेज के अंदर जो एंजाइम बनेंगे वो कहाँ पे काम आएंगे? वो डिवाइडिंग फेज जो है वो सेल का मरहला, वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो लिखता है जी एक और मरहला जो है वो आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है G0 फेज के नाम से। क्या है? इसे G0 फेज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? G0 फेज। ये वाला जो G0 फेज है ये इंटरफेज का मरहला नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये इंटरफेस का मरहला नहीं है। और कुछ बच्चे कहते हैं जी कि ये G1 के बाद G0 आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है, मतलब सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक वाले ने, यहाँ पे इसे, ठीक है, कि बुक वाला जो है वो इसकी जब लिखता है तो इसे G0 यहाँ पे फेज आ जाता है। नहीं, ये जो है ये इंटरफेज का हिस्सा ही नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है? इंटरफेज का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, क्या होता है? या G0 फेज या G0 फेज के अंदर क्या होता है सेल के साथ? तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, सॉरी तीन पॉसिबिलिटीज़ नहीं हम इन्हें कह सकते। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो तकसीम होना नहीं चाहते, ठीक है। हमारी बॉडी के कुछ सेल ऐसे हैं जो तकसीम होना नहीं चाहते, मतलब वो जो है वो अब तकसीम उनकी रुक जाती है। कैसे भला? ये हमारी फिंगर है, ये सारी ज़िंदगी हम जब बड़े हो जाते हैं छोटे से बड़े तक क्या ये बढ़ती रहती हैं?
नहीं, ये रुक जाती हैं। मतलब जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, खुद ब खुद रुक जाती हैं। इनकी सेल डिवीजन क्या हो जाती है, मतलब रुक जाती है। जब हमारी आर्गन बनना बंद हो जाए कोई भी आर्गन बॉडी का, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सेल की डिवीजन जो है वो क्या हो गई है, रुक गई है। अच्छा, कुछ ऐसे सेल भी हैं जो सारी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, जो सारी ज़िंदगी क्या होते हैं, हाँ, मतलब होल लाइफ जो है सारी ज़िंदगी उन्होंने डिवाइड होना है। मसलन स्किन के सेल जो हैं हमारे, हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक है, नहाते हैं, तो हमारे बॉडी के कितने सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो जो कुछ लगे रह जाते हैं उनकी डिवीजन होने के बाद दोबारा वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इसी तरह हम खाना खाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के साथ जो सेल लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ जो लगे रह जाते हैं उनकी दोबारा क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, फिर दोबारा वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो उनको हम क्या नाम दे सकते हैं, एपिथेलियल सेल। हमारी बॉडी के पढ़े थे ना, एपिथेलियल सेल, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे कुछ सेल ऐसे हैं, मतलब ये वाले तो जाते ही नहीं ना, एपिथेलियल सेल जो हैं वो G0 फेज में जाते ही नहीं है, ठीक है। इनमें G0 फेज में उन सेल ने जाना है जिन्होंने तकसीम नहीं होना, ठीक है। मतलब ये वाले जो है एपिथेलियल सेल, ये G0 फेज में नहीं जाते, ठीक है। ये कहाँ पे जाते हैं, G1 के बाद डायरेक्ट S में आते हैं, S के बाद G2 में आ जाते हैं, ठीक है। इनका G0 फेज में बंद है जाना, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, नहीं जाते। अब क्या होगा कि कुछ सेल ऐसे हैं जो जाते हैं लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो वापस भी आ जाते हैं। कैसे भला, जैसे मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, वो किसी काम के लिए बैठाए हुए हैं, तो एक कहता है कि मैं काम कर लेता हूँ तो तुम रेस्ट कर लो, तो दूसरा क्या कहता है, चलो ठीक है, जब तुम थक जाओगे तो मैं आ जाऊँगा। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो देखें, लीवर है, किडनी के सेल हैं, क्या होते हैं वो, अगर हमारी लीवर जो है वो कहीं पे मतलब ख़राब हो जाए, ठीक है, तो दोबारा क्या उसके सेल रिकवर नहीं उसे करते, करते हैं ना। लीवर ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है किडनी है, किडनी के सेल हैं, किडनी ख़राब हो जाए तो उसके सेल क्या हो जाते हैं, दोबारा से डिवीजन होना उनमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो आर्जी तौर पे कहाँ पे जाते हैं, G0 फेज में जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम यहाँ पे चले जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम उनको क्या कह सकते हैं, हमारे कौन से सेल, लीवर के सेल और किडनी के सेल क्या हो जाते हैं, ये G0 फेज में आ जाते हैं, लेकिन आर्जी तौर पर, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े फिर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही तकसीम होते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, वो हमारी आइज़ के सेल हैं। किसके सेल हैं, आइज़ के, हमारी आंखों के सेल हैं। क्या सारी ज़िंदगी आंखें बड़ी होती रहती हैं, नहीं, उनके सेल एक बार डिवाइड होते हैं और बाद में कहाँ पे हो जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे चले जाते हैं, अब वहाँ पे जाके उन्होंने अब कभी तकसीम है, ओनली वन टाइम वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। और साथ हमारे नर्व सेल हैं, कौन से सेल हैं, नर्व सेल। ये जो नर्व सेल होते हैं ये भी ज़िंदगी में एक बार ही डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, ओनली वन टाइम इनकी डिवीजन होती है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब कितनी क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, वो सीधे कहाँ पे आते हैं, G1 से S में और S से G2 के अंदर, ठीक है, और फिर डिवाइडिंग फेज में चले जाते हैं। और कुछ ऐसी हमारी बॉडी के सेल हैं जो आर्जी तौर पर G1 के बाद कहाँ पे चले जाते हैं, G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। मतलब जब ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वो कहाँ पे आ जाएंगे, एस फेज में चले जाएंगे, और फिर एस के बाद कहाँ चले जाएंगे, G2 फेज में चले जाएंगे और सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे सेल हैं जो सिर्फ ओनली वन टाइम मतलब डिवाइड होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ओनली वन टाइम डिवाइड होते हैं। वो कौन से हैं, आइज़ के सेल हैं और नर्व सेल हैं, ठीक है। कल हम नेक्स्ट जो है वो इसका डिवाइडिंग फेज पढ़ेंगे।